हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 और सेक्शन 7 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले आपको वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी पहले आपको जानना चाहिए सेक्शन नंबर 9 का नाम क्या है, नेम क्या है। सेक्शन नंबर 9 जो है वो डील करता है इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ध्यान सुनिएगा, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज, एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। जबकि सेक्शन 7 जो हुआ करता था वो किससे डील करता है, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। सेक्शन 7 डील करता है क्या इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। और सेक्शन 9 डील करता है क्या इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, क्या वो इंडिया से उत्पन्न हो रही है, सेक्शन नंबर 9, क्या वो इंडिया में मिल रही है, सेक्शन नंबर 7। तो जो मिलना होता है वो सेक्शन नंबर 7 से डील होती है, जो निकलना होता है, उत्पन्न होता है, वो सेक्शन नंबर 9 होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 9 के बारे में, इनकम डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा सेक्शन नंबर 9 बहुत ही आसान तरीके में। देखो, आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने पहले ही कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। इसे हम पॉइंट्स के थ्रू कवर करेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। सेक्शन नंबर 9 बहुत ही ईजी टॉपिक। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे अभी मैं ख़त्म करूँ 5 मिनट में, तो मैं इसे 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट के थ्रू जाएंगे वीडियो में जिससे आप समझ पाओ हर एक पॉइंट के बारे में। वैसे इसका समरी अगर जाना जाए तो समरी खाली इतना ही है कि अगर आपकी इनकम का थोड़ा सा भी कनेक्शन निकलता है इंडिया के साथ, कुछ भी कनेक्शन है इंडिया के साथ, तो हम बोलेंगे वो सारी इनकम क्या हो जाएगी, इनकम अराइज और डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया। जैसे कि मैंने इंडिया में काम, मैं देखो मान लेते हैं कि मैं एक फॉरेन पर्सन हूँ, मैं फॉरेन से इंडिया में आया किसी काम के पर्पज़ से, मैंने वहाँ कोई सर्विस दी या कोई भी काम किया, मेरे को उस काम के लिए सैलरी दी गई या कमीशन दिया गया या सर्विस का चार्ज दिया गया। तो मैं तो फॉरेन पर्सन हूँ, मैं तो फॉरेन से आया था, लेकिन सर्विस कहाँ से आई, सर्विस चार्ज कहाँ से आया। सर्विस तो आई है फॉरेन से क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे चार्ज जो मिल रही है, मेरा जो कंपनसेशन मुझे मिल रहा है, वो कहाँ से आपको आता हुआ दिख रहा है, वो आपको आता हुआ दिख रहा है इंडिया से। तो इन सभी को बोलते हैं डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया। और ये सब सेक्शन नंबर 9 के अंदर फॉल कर जाते हैं, सेक्शन नंबर 9 में फॉल कर जाते हैं, जिस कारण से सेक्शन 5 के अंदर ये चला जाता है। जब ये 5 के अंदर जाता है तो ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ऐड हो जाता है, जिस कारण से हम इसे टोटल इनकम में ऐड कर लेते हैं और इसके ऊपर टैक्सेबल कैलकुलेशन भी किया जाता है और हम टैक्स इसे पे करना पड़ता है। यही इसकी समरी है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर, क्योंकि मैंने अभी आपको जो बताया वो खाली एक पॉइंट है, आपके पास ऐसे 5 पॉइंट और हैं जिनके बारे में हमें बात करनी होगी इस वीडियो के अंदर। तो आइए पहले देखते हैं पॉइंट क्या क्या है और फिर एक एक पॉइंट को धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो आइए आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इनकम एक्रू और अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी कभी डायरेक्टली भी होती है और कभी कभी इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंडिया। ये आपका एक पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर आपकी इनकम एक्रू और डीम टू एक्रू टू अराइज है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन कहाँ से होगी इंडिया से, तो ऐसे पॉइंट्स का हम क्या करें, वो पॉइंट इसके अंदर कवर होती है और उस पर क्या कैलकुलेशन पर्पस होगा हम देखेंगे आगे। आगे बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है वो है सैलरी फॉर सर्विस रेंडरिंग इन इंडिया। अगर हमको सैलरी मिली है क्योंकि हमने इंडिया में सर्विस दी है, तो उसका हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे अपने वीडियो में। अभी देखते हैं आगे और क्या पॉइंट है हमारे पास। जो अगला पॉइंट है वो है सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया।
अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई सर्विस चार्ज दिया गया है, किसी को सर्विस के लिए कंपनसेशन दिया गया है, जो सर्विस आप दे रहे हो इंडिया में, तो ऐसे चीज़ों का हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। अगला है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अगर इंडियन कंपनी कोई डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो उनका क्या होगा वो भी हम कवर अप करेंगे। इंटरेस्ट की बात की जाएगी। फिर बात कर लेते हैं टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस सही रहेगा, हम लिखते हैं इसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज दी है तो उसकी अगर आप फीस दे रहे हो तो उसका हम क्या करेंगे, और सीधी बात है कि सर्विस कहाँ दी गई होगी, रेंडर्ड इन। अगर ये मैं लिखना भूल जाऊँ तो आप समझ जाइएगा कि वो सब सर्विस कहाँ दी जा रही है, इन इंडिया, क्योंकि हम बात करेंगे इंडिया के, क्योंकि हमको सब पॉइंट कवर अप करना है। डीम टू एक्रूटोराइज इन इंडिया, ठीक है, ये सारे पॉइंट इन इंडिया की बात हो रही है। ठीक, जो लास्ट पॉइंट रह गया वो है रॉयल्टी। अगर आप रॉयल्टी पे करते हो तो उसका हम क्या करेंगे। तो देखो आपके पास ये कुछ 6 या 7 पॉइंट है, सेक्शन नंबर 9 है जे सेक्शन 9। आपके पास इतने पॉइंट हैं। जब से पहला पॉइंट आपका बनता है वो है इनकम अराइज और डीम टू एक्रूटोराइज इन इंडिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम सब क्या कवर अप करें। दूसरा है सैलरी, अगर आप अर्न कर रहे हो, कोई सर्विस देखे तो फिर क्या होगा। तीसरा भी आपके लिए सैलरी ही है, लेकिन वो सैलरी कौन पे करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि वो सैलरी पे हो रही है, सैलरी पे कर कौन रहा है, वो सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है डिविडेंड, अगर हम पे कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर को या शेयर होल्डर को जो आउटसाइड इंडिया है, उनका क्या होगा ट्रीटमेंट, वो भी हम कवर अप करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट, 6 पॉइंट है टेक्निकल सर्विस, 7 पॉइंट है रॉयल्टी। देखो मैं आपको पहले बता दूं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप 2, 4, 5, 6 इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा। 1, 3, 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में थोड़े कम पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा और आपसे बात करते हैं आगे वीडियो में। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी इनकम अराइज हो रही है इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो किन किन केसों में हो सकता है। सबसे पहला है बिजनेस के केसों में, हम और बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी के केसों में, और तीसरा हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। हम कैपिटल एसेट्स को भी तो बेच सकते हैं, इसकी बात हो सकती है, ठीक है। ये 3 चीज़ों के बारे में बात होगा कि अगर आपका इनकम अराइज हो रहा है इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो किस फॉर्म में हो सकता है। या तो बिजनेस के फॉर्म में होगा, या हम कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे, या कैपिटल एसेट्स का भी सेल हो सकता है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है आपके पास, इनका क्या करें सर। और अगर वो बिजनेस का जो कनेक्शन है, इन सब का जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन कहाँ होना चाहिए। अगर इन सब का कनेक्शन इन इंडिया है तो आप सेक्शन नंबर 9 के अंदर फॉल करते हो। क्लियर कट बात है कि अगर आपकी इनकम अराइज हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंडिया, तो वो 3 केस बनते हैं कि आपका बिजनेस से कोई इनकम आ सकती है, अगर वो कनेक्शन इन इंडिया है तो इसके अंदर फॉल कर जाएगी। अगर प्रॉपर्टी है तो अगर कनेक्शन इन इंडिया है तो फॉल कर जाएगी। अगर कैपिटल एसेट्स है और कनेक्शन इन इंडिया है तो वो भी फॉल कर जाएगी। दूसरा पॉइंट है सैलरी। अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो कोई सर्विस देके इंडिया में, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है कि आपको समझाना पड़े। सीधी बात है कि अगर आप कोई सर्विस देने आए हो इंडिया में, अगर आप आउटसाइडर भी हो लेकिन आप सर्विस देने आए हो इंडिया में और आप कोई सर्विस देते हो, उसके अलावा कोई सैलरी मिलती है, तो सीधी बात है कि वो जो इनकम है वो इनकम कहलाएगी सेक्शन 9 के अंदर फॉल करते हुए इनकम अराइज और डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया। क्लियर कट बात है। भले ही आपको रिसीव वो आपके कंट्री में हो रही हो, लेकिन वो कहलाएगी इनकम डीम टू एक्रू टू अराइज इन इंडिया। क्लियर कट बात है। अगर कोई सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, तो सीधी बात है अगर आप यहाँ काम करने आए हो, सर्विस दे रहे हो और सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी कहलाएगी कि वो इनकम अराइज हुई है इंडिया से, भले ही रिसीव आपको आपके कंट्री में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम डिविडेंड की बात करें,
अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है और आप आउटसाइडर हो, आप इंडिया से बाहर रहते हो, लेकिन आपको आपका डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड कहाँ से मिल रहा है? आपको मिल रहा है इंडियन कंपनी से। मैटर नहीं करता कि आपकी कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया है कि नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ कंपनी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको याद है कि कैसे आप निकालते हो रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, क्योंकि कंपनी का इंडिया में होना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप इंडिया में नहीं भी हो तो भी आप इंडियन कंपनी हो सकते हो। अगर आप इंडियन कंपनी हो और कहीं पे भी सिचुएटेड रहो और कहीं पे भी आपका डिविडेंड जाए, लेकिन अगर आप इंडियन कंपनी हो तो ये कहलाएगा इनकम अराइज और डीम टू एक्टिविटीज इन इंडिया। क्लियर कट बात है। इंटरेस्ट की बात कर ली जाए, टेक्निकल सर्विस की बात कर ली जाए, रॉयल्टी की बात कर ली जाए, देखो इन तीनों में कुछ पॉइंट्स बनते हैं। इन तीनों के पॉइंट्स को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि तीनों का पॉइंट सेम है। देखो इतने तो आसान थे, इतना ही बचता है बस खाली इनकी बात की जाए। देखो इन तीनों की बात कर ली जाती है। पहला पॉइंट बनता है कि अगर इंटरेस्ट और टेक्निकल सर्विस का फीस और रॉयल्टी पेड कर रहा है रेसिडेंट, मतलब कि इंडियन रेसिडेंट, और यही चीज़ अगर पेड कर रहा है नॉन रेसिडेंट, तो ये दो केस बनता है कि अगर रेसिडेंट पे करे और नॉन रेसिडेंट पे करे तो क्या होगा। अगर रेसिडेंट पे करे, सीधी बात है, सब कुछ आपके सेक्शन 9 में फॉल करेगा एक्सेप्ट, याद रखिएगा एक्सेप्ट यहाँ पे है, सब कुछ फॉल करेगा सेक्शन 9 के अंदर एक्सेप्ट। सीधी सी बात है कि अगर वो इनकम या अगर वो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या टेक्निकल सर्विस पे कर रहे हो या रॉयल्टी पे कर रहे हो, अगर वो सब कुछ, तो याद रखिएगा एक्सेप्ट क्या है, तो एक्सेप्ट अगर वो सब कुछ यूटिलाइज्ड, अगर वो सब कुछ यूटिलाइज्ड हो रहा है, यूटिलाइज्ड आउटसाइड इंडिया, अगर वो सब कुछ यूटिलाइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो ये सब चीज़ सेक्शन 9 में इंक्लूड नहीं की जाएगी, बाकी सब इंक्लूड होंगे। वही सेम पॉइंट नॉन रेसिडेंट के लिए, कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा नॉन रेसिडेंट के अंदर एक्सेप्ट, यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंक्लूड हो गया। देखिएगा यहाँ पे जो बात मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये क्या है, नॉट इंक्लूड, ठीक है। रेसिडेंट में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, बाकी सब इंक्लूड होती है, लेकिन नॉन रेसिडेंट में उल्टा है, कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ यही इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा, अगर ये सब चीज़ यूटिलाइज्ड हो रही है इन इंडिया, अगर वो सारा पैसा, वो सारी सर्विस, वो सारे रॉयल्टी यूटिलाइज्ड इन इंडिया है, तो खाली यही इंक्लूड होगा, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। यह आपकी सेक्शन 9 है। देखो मैं आपको क्विक रिवाइज करता हूँ। अगर बात करें इनकम अराइज और डीम टू एक्टिव अराइज डायरेक्टली और थ्रू इनडायरेक्टली इन इंडिया, तो हम कहते हैं कि वो इनकम बिजनेस से हो सकता है, प्रॉपर्टी से होगी, या तो कैपिटल एसेट से होगी। तो हम बोलते हैं तीनों चीज़ इंक्लूड हो जाती है। अगर हम बात करें कि वो कनेक्शन इन इंडिया है, मतलब कनेक्शन सिचुएटेड भी हो या कोई कनेक्शन भी हो, अगर इंडिया से कोई कनेक्शन है तो सब इनकम इंक्लूड हो जाएगी 9 के अंदर। 9 में इंक्लूड हुई, चली गई 5 के अंदर, 5 में गई, मतलब कि टोटल इनकम में ऐड हो गई है, और ऐड हो गई है तो आपको टैक्सेबल कैलकुलेशन कैलकुलेट करना होगा। क्लियर कर बात है। आगे अगर बात करें सैलरी की, आप फॉरेन के पर्सन हो, आप इंडिया आए सर्विस देने, आपको उसके लिए सैलरी मिली, सैलरी कोई भी दे, कोई आपको रेसिडेंट दे चाहे आपको गवर्नमेंट दे, लेकिन अगर वो सैलरी आपको इंडिया से मिल रही है तो ये इनकम आपके लिए कहलाएगी सेक्शन 9 के अंदर फॉल करते हुए इनकम डीम टू एक्टिव इन इंडिया, और चल जाएगी 5 के अंदर और जाके जुड़ेगी टोटल इनकम के अंदर। आप इसके ऊपर टैक्सेबल कैलकुलेशन कैलकुलेट करोगे। क्लियर कट बात है। अगर बात करें डिविडेंड की, कोई इसके पीछे कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर आप डिविडेंड ले रहे हो और वो इंडियन कंपनी है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इंडिया में सिचुएटेड होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंडियन कंपनी हो जाते हो सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से, तो आप कहीं पे भी सिचुएटेड हो और आपका डिविडेंड कहीं पे भी पेड हो रहा हो, लेकिन अगर आपको पेड हो रहा है और आप फॉरेन पर्सन भी हो, तो वो डिविडेंड कहलाएगा आपके लिए इनकम अराइज और डीम टू एक्टिव इन इंडिया। इंटरेस्ट की बात कर ली जाए, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात कर ली जाए, रॉयल्टी की बात कर ली जाए, ये तीनों चीज़ में एक पॉइंट है कि पेड बाय रेसिडेंट, पेड बाय नॉन रेसिडेंट। अगर पेड बाय रेसिडेंट है तो हम कहते हैं सब कुछ इंक्लूड होगा एक्सेप्ट सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, अगर वो मनी यूटिलाइज्ड इन इंडिया नहीं हुआ है, मतलब हम कहें यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर पेड बाय नॉन रेसिडेंट है तो कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़कर। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि अगर वो मनी यूटिलाइज्ड हुई है इन इंडिया तो आप इंक्लूड करोगे सेक्शन 9 के अंदर, और चल जाएगा 5 के अंदर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, फिर आप टैक्सेबल कैलकुलेशन करोगे। ये है आपकी सेक्शन नंबर 9। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, और आपको इस चैनल पे इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी।
तो अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और आपके डाउट को वहीं क्लियर करूँगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली ये बहुत सारी वीडियो आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।